इस तरह से सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अधिकारी दिल्ली, सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अधिकारी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली। ठीक है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। इसमें सतवंत सिंह असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को मानव गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। उस अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी अनुच्छेद के इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन का अधिकार, मानव गरिमा के अनुसार जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से अंतर्गत आता है। अगली केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चिकित्सीय सहायता का अधिकार, मेडिकल एड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सीय सहायता का बंद किया जाना, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट का हो, दोनों में अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता की जरूरत है तो दिया जाना प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। राज्य द्वारा उसको चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए, निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति के जीवन के अधिकारों से ग्रसित है, जीवन के संकट से ग्रसित है, ऐसी दशा में राज्य का कर्तव्य है कि उसके निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान करें, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट का हो। ठीक है, दिया जाना पाना व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर नहीं होता है तो उसको चिकित्सीय सहायता से वंचित किया जाना है, उसको प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जाना माना जाएगा। ठीक, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बाद में इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में दो क्वेश्चन आए। 19 कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 19 कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरी केस आई मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसकी के स्वाद में कहा गया
उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट के केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, चाहे प्राइवेट रन एजुकेशन हो चाहे गवर्नमेंट रनिंग एजुकेशन हो, किसी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है मोनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है बहुत सी संस्थाएं खोली गई जिसमें व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया। लेकिन 6 वर्ष से पहले की शिक्षा 6 वर्ष के पहले की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी 0 to 5 ईयर तक वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 6 से 14 तक की राज्य पूरी व्यवस्था करता है। ठीक। 14 अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86 अमेंडमेंट एक्ट विच वाज हेल्ड इन 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में पास हुआ, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इस तरह से शिक्षा का अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार एवं एवरी पर्सन हैज राइट टू लिव इन पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। किसी भी व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण रहित, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की केस में किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार है। इस तरह से अनुच्छेद 21 में विभिन्न आयाम जोड़े गए। तो ये सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उपलब्ध है। ठीक है। तो अनुच्छेद 21 पर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह जन की सत्ता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं विवेचना कीजिए। तो चूंकि प्रश्न बहुत बड़ा है, कुछ आएगा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं देह स्वतंत्रता से क्या समझते हैं समझाइए, तथा कुछ निर्णीत वादों की सहायता से संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रश्न इस पर पड़ेगा। इसके बाद आपका 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी परिसंकट में नियोजन में, कारखाने में, खान में नियोजन से वंचित किया गया है। ठीक है। 14 वर्ष से अगर कम आयु का बालक है तो किसी भी परिसंकट में नियोजन उसको नहीं रखा जाएगा। और बेगार श्रम पर प्रतिरोध, बेगार श्रम पर बॉन्डेड लेबर, बेगार श्रम पर प्रतिरोध लगाया गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाना, खान या परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अगला है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक जो है ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। ठीक है। 25 के अंतर्गत। 26 के अंतर्गत उन संस्थाओं में प्रशासन का अधिकार है। ठीक है। 27 के अंतर्गत कोई भी ऐसी संस्था है उसको जो है जो राजनीति से पूर्णतः पोषित है उसमें 28 के, हाँ 27 में ऐसा है कर न संदाय करने की स्वतंत्रता, कर न संदाय करने की स्वतंत्रता, उस पर किसी ढंग का कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है।
और 28 के अंतर्गत है कोई भी धार्मिक शिक्षा है उसमें जो है किसी विशेष ढंग की शिक्षा नहीं दी जाएगी, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरह से 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मीन्स लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए किसी कोई व्यक्ति अपनी संस्था की स्थापना कर सकता है, संस्था का पोषण कर सकता है, ठीक, और किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा में उसमें किसी भी ढंग की धार्मिक शिक्षा से वंचित किया गया है 28 के अंतर्गत। और 27 में क्या है, करों से समुदाय की स्वतंत्रता। अगर राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था है तो उसी प्रकार उस पर को करों के समुदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, ठीक। संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, संस्थाओं का पोषण कर सकता है, प्रशासन का अधिकार सरकार के अंदर में रहता है, लेकिन कोई भी किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है। लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक शिक्षा की स्थापना कर सकता है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाएं होती हैं, कुछ राजनीतिक जो है पोषित संस्थाएं होती हैं। तो जो राजनीति से पूर्णतः पोषित संस्थाएं हैं उसमें किसी ढंग की धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसको वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में जो है संस्कृत था शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृत था शिक्षा संबंधी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने रुचि की भाषा लिपि संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। और संस्कृत था शिक्षा संबंधी अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स की बात करते हैं, शिक्षा संबंधी संस्कृत था शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 इस प्रकार से अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 32 में से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 से 35 तक क्या है, संवैधानिक उपचारों का। आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस की बात करती है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस की बात करती है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में। तो 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 5 है, संवैधानिक उपचार 5 तरीके से हैं, रिट याचिकाएं हैं जिसको कहा जाता है। वो 5 कौन कौन से हैं आपको बता दे रहे हैं। परमादेश, परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रतिष्ठा, अधिकार प्रतिष्ठा, पांचवा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पेक्षा, उत्प्रेषण। यह आर्टिकल 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये 5 तरह की रिट याचिकाएं हैं। इनके आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पेक्षा, उत्प्रेषण, ठीक है। इनको इंग्लिश में कहा जाता है परमादेश, मैंडामस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन,
क्यू आर एन को, क्यू आर एन को, ठीक। उत्प्रेषण सर्सियोराई, ठीक। तो 5 रिट्स हैं। इसके आधार पर यदि आपके किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, 5 आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, यू कैन चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑन द बेसिस ऑफ 5 रिट्स। 5 रिटों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। यू कैन गो डायरेक्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सीधे आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। यही चीज़ 226 में हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो परमादेश हम आदेश देते हैं, परमादेश हम आदेश देते हैं। इसमें सुपीरियर अथॉरिटी इन्फीरियर अथॉरिटी को आदेश देती है कि आप ऐसा काम करके निपटा के हमको दीजिए, ठीक है। सरकार लोक प्राधिकारियों को आदेश देती है, उस आदेश का पालन करना पड़ता है, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को सामने लाओ। वाई वी हैव अरेस्टेड, हमको क्यों गिरफ्तार किया गया। वाई वी हैव अरेस्टेड, हमको गिरफ्तार क्यों किया गया। यू कैन गो बिफोर द कोर्ट, कोर्ट से में आप चैलेंज करके पूछ सकते हैं उस प्राधिकारी से, बिना कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट कहता है बंदी प्रत्यक्ष करो, बंदी को सामने लाओ। भाई भी है अरेस्टेड, हमको क्यों गिरफ्तार किया गया, कारण बताना चाहिए, ठीक। तो इस आधार पर आप पूछ सकते हैं। तीसरा अधिकार परीक्षा, ठीक। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब यह है IAS PCS या जो भी लोग प्राधिकारी हैं वह एक नियम के तहत आते हैं। अगर उनको ऐसा पद धारण करने का अधिकार है तो धारण कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति उस पद को धारण नहीं कर सकता। किस हैसियत से आप इस अधिकार को होल्ड कर रहे हैं, किस हैसियत से आप इस लोक पद को धारण करते हैं, ये आप पूछ सकते हैं, पूछने का अधिकार है। आप लोक प्राधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो किस आधार पर, किसने आपको नियुक्त किया है। तो नियुक्ति का एक प्रोसेस है, जो जिस पद को अगर दुरुपयोग करके वहाँ कोई व्यक्ति लोक पद को धारण करता है तो उसको चैलेंज किया सकता है। लोक पद को धारण करने का जिसका अधिकार है वही धारण करेगा, अन्यथा नहीं। 2 रिट्स जो है प्रतिषेध और अन्वेषण, प्रेषण, ये दोनों न्यायिक रिट है, फुल्ली जुडिशियल रिट है ये। और सब रिट क्या है, क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक है, लोक प्राधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। ये सरकार द्वारा आदेश दिया जाता है लोक प्राधिकारियों को। ये दोनों रिट क्या है, फुल्ली जुडिशियल रिट है, न्यायिक रिट है। प्रतिषेध, अन्वेषण, प्रेषण। प्रतिषेध मीन्स कोई कार्यवाही न्यायालय में चल रही है, अगर प्रतिषेध कोई कार्यवाही न्यायालय में चल रही है, अगर मान लीजिए निचली अदालत कोई कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, कभी रुकिए, कोई मामला आगे गया है, मान लीजिए उसमें कोई चैलेंजिंग हुई है हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट के संज्ञान में मैटर आया, वहीं रोक देगा, कहे रुकिए अभी हम इस मामले में निपटारा कर रहे हैं, हम निपटा देंगे तो उसी के अनुसार आप भी इस मामले को निपटा दीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिषेध कर देता है, रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है, प्रोहिबिशन कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, रोक देता है। तीसरा है प्रेषण, मगा लेता है, मगा लेता है अपने पास। उसको अगर पता चलता है कि नैसर्गिक न्याय के नियम का पालन नहीं किया गया है, उस मामले को अपने पास मगा लेता है, ठीक है, और उसके अनुसार नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुसार उसका निस्तारण करता है। तो दीज आर 5 रिट्स व्हिच आर गिवन अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट्स प्रदान की गई है, ठीक। ये भी प्रश्न पार्ट में थोड़ा आता है, ठीक है। अब जो है हम आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक चैप्टर 4 में लिया गया है, चैप्टर 4 में लिया गया है। ठीक है, थर्ड में फंडामेंटल राइट था, फोर्थ में चैप्टर में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको हिंदी क्या कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। इसमें राज्य को डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य ऐसा ऐसा करेगा, राज्य जनता के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी नीति बनाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का जो वही अर्थ है जो कि अनुच्छेद 12 में है, जो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है वही अनुच्छेद 36 के अंतर्गत है। ठीक है, और आर्टिकल 38 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कोई न कोई नियम बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मीन्स सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को की स्थापना करेगा। मीन्स पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए राज्य कोई नीति बनाएगा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, जिससे लोगों का कल्याण हो। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए। अनुच्छेद 39 में राज्य को कुछ अनुसरणीय तथ्य बताए गए हैं कि राज्य इन्हीं नियमों का पालन करेगा, जिससे आर्थिक हितों का संकेंद्रण न हो, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष में न हो। ठीक है, और समान कार्य के आधार पर समान वेतन दिया जाए, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। बालकों तथा स्त्रियों को उनकी आय के अनुकूल उनको परिसंकट में नियोजन में न रखा जाए, जो उसकी गरिमा था स्वतंत्र रूप में वातावरण स्वतंत्र रूप से उनके आचरण के विरुद्ध हो। मीन्स आर्टिकल 19 कुछ संशोधनीय तथ्य दिए गए हैं, उनका पालन करना राज्य के लिए आवश्यक है। इसके बाद फिर 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई है। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, इसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। और अनुच्छेद 41 में है काम निर्वाह जीवन मजदूरी, काम पाने के शिक्षा पाने के निर्वाह मजदूरी का की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, प्रसूति सहायता का बंद करेगा। ठीक, और 45 के अंतर्गत है काम निर्वाह जीवन मजदूरी आदि की व्यवस्था करेगा। ठीक है, इस तरह से 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब के लिए एक कोड होगा, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग अलग संहिता नहीं होगी, सब के लिए एक ही कानून होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति 46 में है, अनुसूचित 45 में 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड था, 45 में है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। मीन्स 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए राज्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और 46 में है अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य नीति अपनाएगा। ठीक, और 47 में है पोषाहार स्तर, लोगों के जीवन को लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए पोषण न्यूट्रिशन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, उनको समान पोषण की व्यवस्था करेगा, उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड की व्यवस्था करेगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, जिससे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, और 48 में है, 48 में जो है लोगों के स्मारकों का प्रबंध करने की बात कही गई है, जो पुरातात्विक महत्व के स्मारक हैं उनकी व्यवस्था करेगा, उनकी रक्षा के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो
पुराने हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी व्यवस्था करेगा। और 48A में है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, नदी, वन्य जीवों की संरक्षण का बंद राज्य करेगा। जो हमारे नदी हैं, जो वन्य जीव है, झील हैं, इनके लिए संरक्षण का कार्य राज्य करेगा। इनकी देख रेख का काम करेगा, राज्य करेगा। ठीक, इनके लिए नीति बनाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे आया, या नदियों की व्यवस्था, जो है झीलों की व्यवस्था, और जो हमारे वन्य जीव इधर उधर घूम रहे हैं, इनके लिए राज्य एक नियम बनाएगा इनके संरक्षण के लिए। ठीक, इस तरह से। और अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका से का पृथक्करण हो। ठीक है, मीन्स दोनों में, सब में पृथक्करण होना चाहिए। किसमें? कार्यपालिका और विधायिका के अंतर्गत पृथक्करण होना चाहिए। मीन्स एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, विधायिका अपना कार्य करेगी, और जो है जुडिशरी अपना कार्य करेगी। तो एक दूसरे से पृथक रखने की बात कही गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति अपनाएगा। ऐसा नहीं अपनाएगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा मिले। ठीक है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात कही गई। ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है। इसमें जो है 10 मौलिक अधिकार बताए गए थे। इसको जो है भारतीय संविधान में नहीं था। ये भारतीय संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। इसको चैप्टर 4A में रखा है। कहाँ रखा गया है? चैप्टर 4A 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस प्रोविजन है एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A in chapter 4A by the 42nd amendment which was held in 1976। 42nd amendment द्वारा 1976 में 4A चैप्टर में 51A में इसको रखा गया। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, 1976 में जोड़ा गया, क्योंकि कहा गया कि अधिकारों के साथ कर्तव्य होना चाहिए। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए। मूल संविधान में 10 थे, इसमें एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 में जोड़ा गया। इस तरह से 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए। ठीक है, संविधान की रक्षा करे, उसके आदर्शों संस्थाओं का पालन करे, राष्ट्रध्वज का पालन करे। ठीक है, उसके आदर्शों संस्थाओं को बनाए रखे, देश की एकता अखंडता की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ठीक, इस तरह से इसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि आपके समक्ष है। उन मौलिक कर्तव्यों को आपको पढ़ना। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न बनता है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच में क्या संबंध है? अंतर स्थापित है। ठीक है, इस ढंग से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A तक आपके चैप्टर में है। ठीक, क्वेश्चन आपको पहले ही बताया गया है, क्वेश्चन के आधार पर आप लोग अध्ययन करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर नेक्स्ट डे।